नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM एंड ASI एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 11 मार्च को CRPF HCM के जो कि लास्ट दिन था। अभी आपका ASI का एग्ज़ाम बाकी है, CRPF ASI का एग्ज़ाम बाकी है। तो दोस्तों आज 11 मार्च को तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में ASI का है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100 लाइक का टारगेट देते हैं। आप लोग जो कि पहले 100 लाइक आप लोग ज़रूर करिए, इस टारगेट को पूरा कीजिए दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निखत जरीन किस खेल से संबंधित है, ये पूछा था। तो मुक्केबाजी से आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्केबाजी से ये संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, तो निखत जरीन जो कि इनका जन्म 14 जून 1996 को एक भारतीय जो कि शौकिया महिला मुक्केबाज के रूप में हुआ था। इन्होंने AIBA महिला युवा और जूनियर विश्व चैंपियनशिप यानी अताल्या 2011 में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2019 के थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। बात करते हैं दोस्तों तो इनके पुरस्कारों का, तो निखत को उनके गृह नगर जो कि निजामाबाद तेलंगाना का आधिकारिक जो कि राजदूत नियुक्त किया गया है। फरवरी 2015 में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि जालंधर भारत में बेस्ट बॉक्सर रही थी। 2019 में खेल उत्कृष्टता के लिए उनको जो कि JFW पुरस्कार दिया गया था। तो इनसे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे गरीब राज्य। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के अनुसार उसके बाद जो कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, उसके बाद झारखंड है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे छत्तीसगढ़ का स्थान। वही बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोवा में कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो गोवा में लौह अयस्क जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको लौह अयस्क बोला जाता है। बात करते हैं तो 1456 मिलियन टन के बड़े भंडारों के साथ साथ बॉक्साइड 55 मिलियन टन और मैग्नीज अयस्क जो कि 34 मिलियन टन जैसे अन्य प्रमुख खनिजों का भंडार जो कि गोवा में पाया जाता है। तो ऑप्शंस में अयस्क जो कि रहा होगा लौह अयस्क, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर किसने शुरू किया था, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या पूछा था। चलिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस चार्टर एक्ट में भारत को स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो पृष्ठभूमि जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 पारित किया गया था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। ठीक है, कब पारित किया गया था, तो 1813 में इसको पारित किया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों कुचिपुड़ी ये एग्जाम्पल दे दे के पूछा था, उसके अकॉर्डिंग कुचिपुड़ी अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश की जो कि लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के जो कि दीबी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गाँव के ऊपर पड़ा है, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे।
एक प्रश्न आया था दोस्तों अकबरनामा से रिलेटेड, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, इससे रिलेटेड शायद पूरा जो कि आपको स्टेटमेंट दे रखा था उसके अनुसार ही बताना था। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अकबरनामा जो कि तीसरे मुगल सम्राट अकबर की पुस्तक जो कि 1556 से 1605 में अनुवाद करता है, को उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा है। यह मूल रूप से फारसी में लिखा गया था, जो कि मुगलों की दरबारी भाषा थी। पुस्तक में अकबर के शासनकाल के दौरान उनके जीवन और समय का विशद और विस्तृत विवरण शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को पूरा होने में 7 साल लगे थे। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, अबुल फजल अकबर दरबार के 9 रत्नों में से एक था। पुस्तक का पहला खंड अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार का इतिहास और बाबर और हुमायूं के शासनकाल और दिल्ली के सूरी सुल्तानों से संबंधित था। तो दोस्तों अगर अकबरनामा का पहला पूछा गया होगा कि उनके बच्चे बता रहे थे कि उनके खानदानों से रिलेटेड पूछा गया था, तो उन पुस्तक का जो कि पहला खंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अकबरनामा का जो पहला खंड था उसमें उनके जो कि पुरखों का नाम सम्मिलित था। वहीं दूसरे खंड में जो कि 1602 तक अकबर के शासनकाल के जो कि विस्तृत इतिहास का वर्णन किया गया और अकबर के शासनकाल के दौरान घटनाओं को दर्ज किया गया है दूसरे खंड में। ठीक है, वही बात करते हैं तो यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे बैरम खान और अकबर ने हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जीती थी। अकबरनामा के तीसरे खंड में साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। यह अकबर के घराने, सेना, राजस्व और मुगल साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। यह हमें उस समय भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर का भव्य दरबारी था। वह अकबरनामा, अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास के लेखक थे। अकबरनामा के अलावा अबुल फजल ने बाइबल का फारसी अनुवाद भी किया था। वह अकबर के शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक और अकबर के कवि पुरस्कार विजेता फैजी के भाई थे। वहीं बात करते हैं अकबरनामा के अकबर के 9 रत्न की। तो अकबर के शाही दरबार के 9 रत्न या फिर 9 रत्न निम्नलिखित थे। जैसे कि राजा बीरबल, वह एक कुलीन थे जिन्होंने अपनी बुद्धि के लिए अकबर की प्रशंसा प्राप्त की थी। मियाँ तानसेन, वह अकबर के दरबार में संगीतकार थे। अबुल फजल, वह अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार थे। वहीं फैजी एक ऐसे कवि थे जो अपनी कृति नल उ दमन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मानसिंह, वह अकबर के दरबार में सेनापति थे। राजा टोडरमल, वह अकबर के दरबार में जो कि वित्त मंत्री था। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों तो मुल्ला दो पियाजा अकबर के गृह मंत्री थे। फ़कीर अजियाउद्दीन अकबर के धार्मिक मंत्री थे। अबुल रहीम खान एक खाना अकबर के रक्षा मंत्री और एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें आपको आई थिंक बता दी है। क्या पूछा था कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। 2022 में किस राज्य में 1000 पुरुष पर 917 महिला हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा ने 2022 में प्रति 1000 पुरुष पर 917 महिला जन्म दर्ज किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मनोहर लाल खट्टर सरकार के जो कि ओपीएस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को 2021 में 3 अंकों की छलांग लगाई थी। इस कारण जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। जग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जग मिशन जो कि ओडिशा में शुरू किया गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि ओडिशा ने जग मिशन के लिए जीता यूएन हैबिटेट अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, यूएन हैबिटेट अवार्ड के बारे में भी पूछा गया होगा तो ओडिशा ही आपका राइट आंसर होगा। बनेगा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य, ये बन गया है पहला झुग्गी मुक्त राज्य। ओडिशा सरकार द्वारा झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम जग यानी ओडिशा ट्राइबल हैबिटेट मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है। इस वर्ष इसे कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करते हैं तो यह दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड जो कि हैबिटेट अवार्ड मिला है। 2019 में परियोजना को झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने में अपनी सफलता के लिए यूएन हैबिटेट का अवार्ड हैबिटेट पुरस्कार प्राप्त था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशन यानी यूएन हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित जो कि संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा हर साल दुनिया भर से अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पहचान के लिए दिया जाता है।
वही बात करते हैं दोस्तों, तो ओडिशा सरकार की जग मिशन योजना, जो कि ओडिशा सरकार ने मई 2008 में स्लम निवासियों के लिए ओडिशा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर जग मिशन शुरू किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करना और उसे उन्नत करने वाला पहल था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लक्ष्य ओडिशा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना था। ठीक है। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी चक्रवात के कारण जब जो वर्षा होती है तो उस उत्तर भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मावत। जी दोस्तों, भूगोल की दृष्टि से महावत या फिर मावत, इसको पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की वर्षा की एक छोटी मात्रा है। यह सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली रबी फसलों के लिए सबसे अच्छा भी माना जाता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गरीबी में अगर हौसला भी हो तो क्या खर्च करेगा, ऐसा इसका राइट आंसर होगा। बाकी अदरवाइज इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। वृद्ध का विलोम शब्द पूछा था तो तरुण हो जाएगा, युवक या फिर जवान हो जाएगा। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ जो कि संशय वाले प्रश्न हैं, जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। अगर ये पूछा गया होगा, एक बच्चे ने बोला कि सभी अनुच्छेदों का जो कि एक स्टेटमेंट दे रखा था उसमें से गलत पूछा था कि गलत क्या होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अनुच्छेद 15 अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 एक राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 में है। वहीं दोस्तों एक बच्चे ने बोला कि उसमें से एक ऑप्शन था कि भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था कि अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 114 नहीं होगा दोस्तों, उसमें गलत छाटना था, तो वही वाला आपका राइट आंसर होगा, जो कि वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत की जाती है। तो आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। बस दोस्तों यही क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि मोट मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी के दौरान जो कि मोट मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो मोट की मस्जिद जो कि 1505 में वजीर मियाँ भोइया द्वारा बनवाई गई थी, जो कि सुल्तान सिकंदर लोदी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। इसे दाल मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि इसे दाल की आय से बनाया गया था। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक कार्यकाल था सिकंदर लोदी का। वही बात करते हैं तो सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है। सिकंदर लोदी जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था, जिसने बिहार और पश्चिमी बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। बहलोल लोदी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिस टाइपिंग हो गया है। ठीक है। 3 लोदी शासकों के जो कि नोबल स्टार महान शासक असली नाम निजाम खान यानी बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है। वही बात करते हैं, बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। उसने 1505 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। उसने आगरा नाम से एक नया शहर बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जो कि उसके द्वारा स्थापित एक शहर है। बात करते हैं दोस्तों, तो उसने जो कि नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र मूर्तियों को तोड़ दिया था और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। उसने खेती के खेतों को मापने के लिए 32 अंकों के गज ए सिकंदरी यानी सिकंदर का यार्ड की शुरुआत की थी। वह एक कवि था और उसने फारसी में जो कि गुलरुखी नाम से एक कविता भी लिखी थी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसने जो कि कुतुब मीनार की मरम्मत की थी। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के लिए नया जो कि विभाग दीवाने को ही स्थापित किया था। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को कई किले बनाने का श्रेय जाता है और उसने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अली किला बनवाया था। उसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार ऐबक ने 2 मस्जिदों दिल्ली में जो कि कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक उनका कार्यकाल था और वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति जो कि 1950 से 1962 तक थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बात करते हैं दोस्तों तो अपने कार्यकाल के दौरान H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान वह पेशे से वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रभावशाली नेता भी थे। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसने भारत के गणराज्य के पहले संविधान का मसौदा तैयार किया जो कि 1948 से 1950 तक चला था। बात करते हैं दोस्तों तो वह जो कि 1946 में अंतरिम राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें डाल दी है, ठीक है। देखिए यहाँ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसलिए क्योंकि मैंने पहले का नाम बता दिया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पहले होंगे। 1962 से 62 के बाद से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये सभी पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था। बात करते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गाँव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र या फिर पालन कानून का पहिया मोड़ने के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को जो कि महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ने इसको कंफर्म किया, ये नहीं पूछा था, दरअसल पूछा गया था, आपको बता देते हैं, ठीक है। पूछा क्या गया था, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न बता देते हैं। खून पसीना एक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों ये मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। बहुत मेहनत करना या फिर कठिन परिश्रम करना, लेकिन खून पसीना एक होना मुहावरे का अर्थ नहीं पूछा था दोस्तों। ये कॉलम में दिया था कि इनमें से कौन सा मुहावरा सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो था वो आपका राइट आंसर था। आपसे पूछा था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि 1290 से 1320 तक किसका शासन था, यानी किस वंश का शासन था, तो खिलजी राजवंश का शासन था। खिलजी राजवंश से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें भी बताई है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये सभी चीज़ें आप जो कि देख लेना। चलिए यहाँ पे कुछ बता देते हैं, तो इसको खलजी या फिर खिलजी वंश एक तुर्क अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1290 और 1220 के लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर किया गया था। खिलजी ने दिल्ली के इलबारी राजवंश के अधीन कार्य किया था। मलिक फिरोज खिलजी राजवंश का संस्थापक था, जो मूल रूप से इलबारी राजवंश के पतन के दिनों के दौरान बैकुवाद द्वारा नियुक्त अरीज ए मुमालिक था, ठीक है। उन्होंने बलबन के उत्तराधिकारियों के जो कि अक्षमता के कारण पैदा हुए राजनीतिक शून्य का लाभ उठाया था। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 13 जून 1290 को मलिक फिरोज ने दिल्ली के सिंहासन पर जो कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के रूप में सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। बाकी दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक इस पे बैठा था, वह उत्तर साल जो कि वह 70 साल की उम्र में सिंहासन पर आया और 6 साल तक शासन किया, लेकिन उसने बलबन के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं की जिसकी उसने पहले से सेवा की थी। उसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने पहले के शासनों और यहाँ तक कि मंगोलों के रसोइयों के प्रति एक जो कि समाधानकारी नीति अपनाई थी। इसलिए उसने मलिक जो कि जज्जू को कारा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, जो कि एक बलबन का भतीजा था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 तक था,
ठीक है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि रंगा सियार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो धोखा देना आपका राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा संस्करण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख जो कि प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG 2023 इवेंट का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैंकिंग में भी जो कि भी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि इनमें से कट्टरपंथी विचारधारा के नेता कौन थे जो आर्य समाज के सदस्य थे, तो दोस्तों जो कि कट्टरपंथी नेता गरम दल के नेता जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तो दोस्तों यहाँ पे लाला लाजपत राय जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अभी इसको सिद्ध कर देते हैं। तो प्रसिद्ध आर्य समाजी जनों में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी जो कि श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय। तो देखिए ये आर्य के सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, पंडित गुरुदत्त, स्वामी जो कि आनंद बोध सरस्वती, चौधरी छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, पंडित बंदे जो कि बंदे मातरम रामचंद्र राव के बाबा रामदेव आदि इसमें शामिल थे। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि MSME को कौन सा बैंक लोन देता है, तो नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना में कुल कितने लोग शामिल थे, तो कुल 72 लोग शामिल थे। बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या फिर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में जो कि महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एवं जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ICAR ने किसके साथ मिलकर H9N2 वैक्सीन बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषद। ठीक है, निषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 के बाद किस देश की जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी, तो चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। ठीक है, 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न आया था कि पहली वाटर मेट्रो किस नदी पर चली थी, तो हुगली नदी आपका राइट आंसर होगा जो कि कोलकाता में चला था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। बात करते हैं तो चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ी जो कि लौड़ीय झील है, लैंगून है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डॉक्टर महिमा स्वामी किस शहर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से। सहर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बात करते हैं दोस्तों तो त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष नामक एक योजना शुरू की है, जो राज्य द्वारा संचालित एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, जो राज्य के सरकारी स्कूलों में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने अगरतला में 49वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने कहा कि सहर्ष पहल बच्चों को खुशी के साथ सीखने और राज्य और राष्ट्र अपने स्वयं के विकास में योगदान करने में मदद करेगी, और एक शिक्षा संस्थान का उद्देश्य ज्ञान पैदा करना और इसे अंतिम व्यक्ति तक फैलाना होना चाहिए। आज के समय में दिल और दिमाग को शिक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती बात है, इन्होंने कहा था। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं तो 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के विभाग यानी DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया था। कली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अन्न, खिला, फूल जो कि मुँह, बधा, पुष्प, अखुआ, कलिका, किसलय, कुंडमल, कोमपल, कोरक इत्यादि जो कि कली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो
क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर राजगद्दी पर बैठा तो उसका संरक्षक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरम खां। जी हाँ दोस्तों, बैरम खां हुमायूं का सहयोगी था तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक था। ठीक है, वली भी उसको संरक्षक को ही कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। बात करते हैं दोस्तों, तो 1556 ईस्वी में अकबर ने कन्नौज पंजाब राज्य पर जो कि आरोहण किया था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू किया क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। वह मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। हुमायूं ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में बैरम खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, अकबर को पढ़ने और लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जिज्ञासु था और हमेशा नया ज्ञान सीखने की कोशिश करता था। वह हमेशा धर्मों के सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा, इबादत खाना में बहस सभी धर्मों से जुड़ी विद्वानों के बीच आयोजित की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इस ज्ञान के आधार पर अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का गठन किया था। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म जो कि अमरकोट यानी सिंध प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। वही बात करते हैं 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु यानी दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गया था। उसके बाद जो कि 14 फरवरी 1556 को अकबर को जो कि कन्नौज पंजाब में ताज पहनाया गया था। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1919 में महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट को कैसा एक्ट कहा था। तो उन्होंने काला एक्ट कहा था इसको। जी दोस्तों, काला एक्ट कहा था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बच्चे ने पूछा, हमसे बोला है दोस्तों कि काला एक्ट कहा गया था या फिर काला कानून कहा गया था, ऐसा महात्मा गांधी जी क्या किए थे, या फिर आपसे पूछा गया था कि रौलट एक्ट कब शुरू हुआ था। क्या पूछा था कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी उन्होंने काला एक्ट इसको बोला था। रौलट एक्ट जो कि 1919 में सर सिडनी रौलट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था और मार्च 1919 में कानून बन गया था। महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या फिर एक्ट काला बिल या फिर काला एक्ट था। ठीक है, विरोध अधिक आक्रमण और मुखर हो गया, खासकर पंजाब क्षेत्र में जहां रेलवे और टेलीग्राम सेवाओं जैसी सभी संचार प्रणालियां बाधित हो गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीयों के खिलाफ रौलट एक्ट लाया गया था और इसका सीधा सा मतलब था कि बिना किसी मुकदमे या फिर कार्यवाही के उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और क्षेत्र में केवल देशद्रोह और विद्रोह के संदेह पर किसी भी व्यक्ति के निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं तो इस विरोध के सबसे अधिक दिखाई देने वाले चेहरों में से दो थे। डॉक्टर जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गुप्त रूप से क्षेत्र से दूर ले जाया गया था। इन दो गिरफ्तारियों और रौलट एक्ट के जो कि प्रभुत्व के लिए महात्मा गांधी ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी थी। हालांकि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को जाने जाना लगा रौलट सत्याग्रह ने। ठीक है, रौलट सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अंग्रेज़ों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया क्योंकि उन्हें शांतिपूर्ण हड़ताल को खतरे के रूप में नहीं देखा था। ठीक है, 1919 में जो कि रौलट एक्ट के गठन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इससे प्रश्न आया था। क्या पूछा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अगर ये पूछा गया होगा तो 8 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था। बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, हो सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यह भारत के पूर्व स्वतंत्रता से वंचित होने, पूर्व परामर्श के बिना युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, कई छोटे आंदोलनों के केंद्रीकरण और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
बात करते हैं दोस्तों, तो आंदोलन की शुरुआत जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। महात्मा गांधी ने मैदान में दिए अपने भाषण में करो या फिर मरो का आह्वान किया या नारा दिया था। आंदोलन को हिंसा का सामना करना पड़ा और मुस्लिम लीग से समर्थन नहीं मिला था। लोगों को गोली मार दी गई और लाठीचार्ज किया गया और गांव को जला दिया गया था इस आंदोलन में। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो इसमें जो कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं क्योंकि संविधान बताता है कि ये अधिकार अहिंसक हैं। जीवन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों में से एक के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का इसमें जो कि निहित किया गया है। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। जीवन का अधिकार केवल जानवरों के अस्तित्व या फिर जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थकपूर्ण और जीने के लायक बनाता है। ठीक है, बात करते हैं, तो इस प्रकार जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का अधिकार देता है या फिर उससे संबंधित है। बात करते हैं कानून के समक्ष समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के व्यवहार या फिर भारत के क्षेत्र में कानूनों के सम्मान संरक्षक से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 जो कि सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता या फिर गारंटी देता है। वहीं बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। ये बात कही गई है, इसको आप लोग PDF फाइल में पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया था, तो शरद कमल को दिया गया था 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि अचंत शरद कमल को बुधवार को जो कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। अगर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पूछा गया होगा तो फिर ये आपकी जो कि थीम हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो कि 2022 की थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। इस साल भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCAC जो कि UNCAC की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम पूछा गया होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना ये हो जाएगा आपका थीम, या फिर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पूछा गया होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत ये हो जाएगा। कमेंट करके इसको ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, दोस्तों ये भी सही से नहीं मिल पाया है। दोस्तों क्या पूछा था, तो चलिए मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कपास भारत में उत्पन्न होती है, जबकि भारत में गुजरात राज्य कपास में प्रथम स्थान है, राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। तो अगर कपास दोनों के लिए ऑप्शंस था तो भी हो सकता है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, अगर वनों से रिलेटेड पूछा गया होगा तो खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन जो कि काटियार बार गिर या फिर काटियावाड़ गिर भी उत्तर पश्चिमी भारत में एक अधिकतर शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र है, जो कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में 103, ठीक है, 1,03,100 वर्ग मील, या फिर आप इसको 2,67,000 किमी तक फैला हुआ है, ये आप कह सकते हैं। 2,67,002 तक फैला हुआ है, ये कह सकते हैं। एक हड़प्पा से रिलेटेड आया था दोस्तों, ये भी जो कि स्टेटमेंट दे के पूछा था। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टेटमेंट से के रिलेटेड ही पूछा है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन ज़रूर बताइए। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।